नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ निकिता अरोड़ा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें फटाफट अंदाज में। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी वर्ष समारोह को बतौर मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित करेंगे। उनका ये संबोधन ऑनलाइन होगा। पीएम मोदी के साथ ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी इस समारोह में शामिल होंगे। ऐसा 56 साल बाद होने जा रहा है जब देश का प्रधानमंत्री एएमयू के कार्यक्रम को संबोधित करेगा। इससे पहले साल 1964 में तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री एएमयू गए थे। लाल बहादुर शास्त्री ने एएमयू के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के मद्देनजर एएमयू प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारियां कर ली हैं। एएमयू के आधिकारिक बयान के मुताबिक इस ऐतिहासिक अवसर को यादगार बनाने के लिए विशेष डाक टिकट भी प्रधानमंत्री जारी करेंगे। दिल्ली की सीमा पर जारी किसानों के आंदोलन 27 दिनों से जारी है और इस कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन रफ्तार पकड़ रहा है। आंदोलन के बीच सरकार ने फिर किसानों से बातचीत की पहल की है। कृषि मंत्रालय ने किसान संगठनों को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें सरकार की ओर से बातचीत की मंशा जाहिर की गई है। बातचीत के न्योते पर सिंधु बॉर्डर पर किसान नेताओं की बैठक होगी जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। आपको बताएं कि सरकार की वार्ता के न्योते पर बात होगी। किसानों ने सरकार के खिलाफ फिर भरी हुंकार। पीएम मोदी के मन की बात के दौरान थाली पीटकर करेंगे विरोध। 25 से 27 दिसंबर तक हरियाणा के किसी किसान टोल नाके पर नहीं देंगे टोल। विदेश में पढ़ाई करके शादी के लिए यमुनानगर पहुंचा एक दूल्हा अपनी पूरी बारात ट्रैक्टरों पर सवार होकर दुल्हन के घर पहुंचा। उन्होंने कहा कि देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं लेकिन उनकी मांगों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा। दूल्हे ने बताया कि घोड़े की बजाय ट्रैक्टर पर सवार होकर आने का मकसद किसानों की मांगों का समर्थन करके उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है। देश में चल रहे किसान आंदोलन के चलते दोनों पति पत्नी ने यह तय किया कि शादी के बाद दोनों दिल्ली जाकर किसानों की मांगों का समर्थन करेंगे। गोहाना अनाज मंडी में किसानों के समर्थन में चल रहे धरने में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे हैं। वीरेंद्र सिंह ने किसान आंदोलन को लेकर अपना खुलकर समर्थन देते हुए कहा कि सरकार और किसान संगठनों के बीच बातचीत से समाधान निकाला जाएगा। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और किसानों के बीच जब तक भरोसा नहीं कायम होगा तब तक बनने वाली बात नहीं है। जो किसान तीनों कानूनों का विरोध कर रहे हैं उसके मन में भय का माहौल है। पलवल पहुंचे राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसान आंदोलन में राजनीतिक लोग घुस गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान तो अपनी खेती में लगे हुए हैं। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि विपक्षी दलों के राज में किसानों पर लाठियां और गोली चलती हमने देखी है। किसान आंदोलन के दौरान ऐसे ही कुछ लोग राजनीतिक लाभ लेने के लिए किसी के बहकावे में आकर धरने पर आकर बैठ गए। गुर्जर ने कहा कि मोदी सरकार किसानों से टकराव नहीं चाहती बल्कि मुद्दों का हल चाहती है, लेकिन किसान द्वारा हर बार नया मुद्दा खड़ा कर दिया जाता है जबकि किसानों की हर मांग को सरकार मान रही है। उन्होंने कहा कि जहां सरजुल इमाम उमल खालिद भिंडरेवाला के पोस्टर जारी किए जा रहे हैं तो वहीं देश विरोधी दंगा फैलाने वालों को रिहा करने की मांग की जा रही है। गुर्जर ने यह भी कहा कि देश के लोग ये बात अब समझ चुके हैं कि असली किसान अपने खेतों पर अपने कामों में लगे हुए हैं। कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए पिछले 25 दिनों से झज्जर दिल्ली सीमा के टिकरी बॉर्डर पर हजारों की तादाद में डटे हैं पंजाब और हरियाणा के किसान और ये फैसला लिया गया है कि हर रोज पंजाब के 11 और हरियाणा के 5 किसान भूख हड़ताल पर बैठेंगे। गोहाना से एक किसान का जत्था सिंगू बॉर्डर की तरफ रवाना हुआ है जिसमें किसान खाने पीने की राशन के साथ साथ आग जलाने के लिए लकड़ियों और उपले लेकर साथ ले आए हैं। किसानों की मांग है कि उनके किसान नेताओं से सरकार बातचीत कर समाधान निकाले, नहीं तो यह आंदोलन तेज होगा। किसानों ने बताया कि 3 कृषि कानूनों के विरोध में देश का किसान धरना दे रहा है। किसानों के साथ देश की 11 बड़ी ट्रेड यूनियन भी साथ हैं। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर भांडरा के लाड बस स्टैंड पर सैकड़ों किसानों ने कृषि कानून के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि तीनों कृषि कानून केंद्र सरकार वापस ले और एमएसपी की गारंटी ले, नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। तो वहीं फतेहाबाद में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि राष्ट्रीय आजीविका मिशन के प्रबंधक पर लाखों रुपए के घपले और भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। तो वहीं उन्होंने कोरोना महामारी के दौरान गांवों में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से लाखों मास्क बनवाए लेकिन पैसे नहीं दिए। उन्होंने बताया कि 4 रुपए के हिसाब से 6 लाख मास्क बनवाए गए जिसकी 24 लाख की राशि महिलाओं को नहीं दी गई।
जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव का शुभारंभ हुआ है। सनातन धर्म मंदिर में एसडीएम जयवीर यादव ने हवन यज्ञ कराकर कार्यक्रमों की शुरुआत की और इस मौके पर विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। सभी ने हवन यज्ञ में आहुति डाली। 21 से 25 दिसंबर तक जिला स्तरीय गीता महोत्सव के तहत अलग अलग कार्यक्रम होंगे। स्कूलों में गीता पर आधारित ऑनलाइन प्रतियोगिताएं भी कराई जाएंगी। गौरतलब है कि पिछले साल चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पज हॉल में जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस बार कोरोना को देखते हुए ऑनलाइन प्रतियोगिताओं के आयोजन का निर्णय लिया गया। तो वहीं भिवानी में निजी बस चालक और रोडवेज बस चालक के बीच सवारी बैठाने को लेकर मारपीट हो गई। प्रदेश में चल रहे कर्मचारियों का कहना है कि रोडवेज चालक और परिचालक के साथ हुए मारपीट के मामले को लेकर प्रशासन ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और इसी को लेकर आज हमने प्रदर्शन कर प्रशासन को जगाने का काम किया। फतेहाबाद में छेड़छाड़ के मामले को लेकर युवक की सरेआम पिटाई की गई और वीडियो वायरल हुआ है। आपको बताएं कि गांव मेहूवाला की घटना बताई जा रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा का 93 साल की उम्र में निधन हो गया। खराब सेहत की वजह से मोतीलाल वोरा को एस्कॉच हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शिरकत करने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं। उनके साथ शिक्षा मंत्री हरियाणा कंवरपाल गुर्जर और सांसद नायाब सैनी भी मौजूद रहे। इस दौरान हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि विश्व में है गीता का नाम, हम गीता का सम्मान करते हैं। ये मेरा सौभाग्य की बात है कि मैं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र आया हूं, जहां से पूरे विश्व को गीता का संदेश दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भी गीता महोत्सव को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार भी विचार करेगी कि किस तरीके से हर अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती मनाई जाए। 2010 में भर्ती हुए ड्राइंग टीचरों ने अपनी नौकरी को लेकर हरियाणा वेयर हाउस में चेयरमैन और पृथला से विधायक नयनपाल रावत से गुहार लगाई, ज्ञापन भी सौंपा। पृथला विधायक रावत ने कहा कि उनकी बातों तक मुख्यमंत्री को पहुंचाई जाएगी। कल अध्यापकों ने हरियाणा विधायक नयनपाल रावत के कार्यालय पर ज्ञापन सौंपकर गुहार लगाई है, उन्हें उनके पद पर बनाए रखा जाए। इससे पहले कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा से भी मिल चुके हैं ड्राइंग टीचर्स। अंबाला निगम चुनाव में हरियाणा जनचेतना पार्टी को मिली मजबूती। अकाली दल के बाद मेयर पद के निर्दलीय उम्मीदवार ने भी दिया समर्थन। पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा बोले, हर रोज दूसरी पार्टी छोड़कर शामिल हो रहे हैं नेता और कार्यकर्ता। वीना ढल ने कहा है कि शक्ति रानी शर्मा अंबाला से मेयर पद की बेहतर उम्मीदवार है और विनोद शर्मा हमेशा से ही अंबाला की सेवा करते आए हैं। अब ऐसे में वो हरियाणा जनचेतना पार्टी वी को समर्थन दे रही है। वीना ढल ने अंबाला निगम चुनाव में दावेदारी तो ठोकी ही थी, साथ ही वो पीपल के पत्ते के निशान पर उम्मीदवार भी थी, लेकिन चुनावी माहौल और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के काम को देखते हुए उन्होंने हरियाणा जनचेतना पार्टी वी को समर्थन करने का ऐलान कर दिया है। अंबाला में हरियाणा जनचेतना पार्टी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है और तमाम नेता अन्य दलों को छोड़कर हरियाणा जनचेतना पार्टी का दामन थाम रहे हैं और इसी कड़ी में कांग्रेस के एससी सेल के उपाध्यक्ष सुरेंद्र कटारिया ने भी हरियाणा जनचेतना पार्टी ज्वाइन कर ली। कार्तिकेय शर्मा ने सुरेंद्र कटियारिया को हरियाणा जनचेतना पार्टी में शामिल किया है और आगे के लिए शुभकामनाएं दी हैं। बीजेपी के 2 पूर्व चेयरमैन हरियाणा जनचेतना पार्टी वी में शामिल हुए। ननियोल मंडी के पूर्व चेयरमैन अवतार सिंह और अंबाला मंडी के पूर्व चेयरमैन जनकराज ने थामा एचजेपी वी का दामन। तो वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा की मौजूदगी में दोनों नेताओं ने हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की सदस्यता ली है और इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी ने अंबाला में नगर निगम चुनाव को लेकर पूरी ताकत झोंक दी है। हरियाणा जनचेतना पार्टी के प्रत्याशियों को अंबाला वासियों को भारी जन समर्थन मिलता हुआ भी दिखाई दे रहा है। हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की तरफ से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लगातार लोगों के बीच जाकर प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं और साथ ही जन समस्याएं सुनकर उनके समाधान का भी विश्वास दिला रही हैं। शक्ति रानी शर्मा ने प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद भी लिया। ब्रह्मा कुमारी आश्रम की प्रमुख दीदी सरोज ने शक्ति रानी शर्मा को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सबसे पहले कतार में लगकर अपना वोट डालूंगी। दीदी सरोज ने कहा कि आप शिव की शक्ति हैं, इसलिए आपकी जीत सुनिश्चित है। प्रजापति ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय आश्रम पहुंचकर आशीर्वाद लेने के बाद हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा लगातार प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। शक्ति रानी शर्मा लोगों से खुद के लिए तो समर्थन की अपील कर ही रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ शक्ति रानी शर्मा ने वार्ड नंबर 13 में डोर टू डोर प्रचार की शुरुआत भी की है।
इस दौरान वार्ड नंबर 13 के लोगों ने शक्ति रानी शर्मा को भारी जन समर्थन की घोषणा की है। शक्ति रानी शर्मा ने भी लोगों को दिया है जीत के बाद समस्याओं के समाधान का भरोसा। सोमवार को शक्ति रानी शर्मा अंबाला की नई अनाज मंडी पहुंची और यहां उन्होंने व्यापारियों से मुलाकात की। व्यापारियों ने भी शक्ति रानी शर्मा पर भरोसा जताया और भारी मतों से उन्हें जिताने की बात कही। शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा और प्रीति शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार कर रही हैं। सोमवार को प्रीति शर्मा वार्ड नंबर 10 पहुंची और अंबाला से मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। वार्ड नंबर 10 में स्थानीय लोगों ने प्रीति शर्मा का स्वागत किया और इस दौरान प्रीति शर्मा ने लोगों से वादा किया कि निगम चुनाव जीतने के 10 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का समाधान शक्ति रानी शर्मा की तरफ से करवा दिया जाएगा। तो वहीं हरियाणा जनचेतना पार्टी वी की मेयर पद की प्रत्याशी शक्ति रानी शर्मा के लिए उनकी बहू ऐश्वर्या शर्मा भी लगातार चुनाव प्रचार करती हुई नजर आ रही हैं। ऐश्वर्या शर्मा सोमवार को अंबाला के वार्ड नंबर 4 में पहुंची, जहां उन्होंने शक्ति रानी शर्मा के लिए वोट की अपील की। महिला कार्यकर्ताओं के साथ ऐश्वर्या शर्मा वार्ड नंबर 4 में चुनाव प्रचार कर रही थी तो एक व्यक्ति के पास पहुंचकर समर्थन की अपील करती हुई नजर आई। ऐश्वर्या शर्मा ने दुकानदारों से भी मुलाकात की और अंबाला से विकास के नाम पर वोट की अपील की। हरियाणा जनचेतना पार्टी का चुनाव प्रचार जोर शोर से जारी है और इसी कड़ी में कार्तिकेय शर्मा ने भी वार्ड नंबर 7 में प्रचार किया और उन्होंने अपनी माताजी शक्ति रानी शर्मा के लिए लोगों से वोट देने की अपील की। अंबाला में निगम चुनाव प्रचार के दौरान अंबाला विकास मंच पार्टी का हुड़दंग देखने को मिला है। मॉडल टाउन में कार्यकर्ताओं ने गाड़ी की छत और दरवाजों पर चढ़कर उत्पात मचाया। कैथल के पिंजपुरा के गोपी कॉटन मिल में आग लगने से लाखों रुपए की कपास जलकर राख हो गई। 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 3 पानी के 4 टैंकरों में आग पर काबू पाया। करनाल में करोड़ रुपए के चावल घोटाले के साथ पहली बार बड़ी कार्रवाई करने की तैयारी की गई है। सीएमआर का चावल नहीं लौटाने वाले 16 राइस मिलों की कुर्की के ऑर्डर दे दिए गए हैं। ये मिलर सरकार के करीब 60 करोड़ 48 लाख 58 हजार रुपए का चावल डकार गए हैं। इनसे रिकवरी नहीं होने के चलते प्रशासन की तरफ से इनकी प्रॉपर्टी बेचकर राशि की पूरी की कार्रवाई की जाएगी। सिरसा पुलिस ने सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए अवैध हथियारों का जखीरा बरामद करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से करीबन 5 अवैध पिस्तौल बरामद की गई हैं। पकड़े गए आरोपी की पहचान अवतार सिंह उर्फ लाडी निवासी हारूवाल जिला गुरदासपुर पंजाब के रूप में हुई है। आरोपी के पास से 5 अवैध पिस्तौल, 1 जिंदा कारतूस, 47 खाली कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। तो वहीं करनाल के गक्सीना तहरे हत्याकांड के 4 आरोपियों को करनाल पुलिस की सीआईए 1 की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने करनाल के असंध हल्का कोर्ट में 4 आरोपियों को पेश किया। झज्जर की पीएनडीटी टीम ने डॉक्टर अचल त्रिपाठी के नेतृत्व में दिल्ली में लिंग जांच करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को काबू किया है। तो वहीं नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सीआईए टोहाना ने क्षेत्र के गांव भीमेवाला से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। करीबन 250 ग्राम अफीम बरामद करने में सफलता भी हासिल की। डीएसपी बीरम सिंह ने बताया कि एक व्यक्ति ने संदिग्ध दिखाई दिया जो पुलिस को देखकर चलने लगा, जिसके शक के आधार पर काबू कर टीम ने तलाशी ली तो 250 ग्राम अफीम बरामद हुआ है, जिससे मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। भिवानी में 2 किसानों ने बाइक सवार बदमाश 30,000 रुपए की नकदी छीनकर फरार हो गए। बदमाश मोटरसाइकिल पर सवार थे। जिंद प्रगतिशील किसान सुनील कंडेला अब किसानों के लिए वरदान साबित होने लगे हैं। अब इनके बाग को देखने के लिए और समझने के लिए हिमाचल प्रदेश के किसान कंडेला में बाग पर आ रहे हैं। सुनील ने किसानों को अमरूद के लगाए गए पेड़ पौधों के बारे में जानकारी दी। हिमाचल के किन्नौर से 12,000 फीट की ऊंचाई से किसानों ने यहां से काफी जानकारी मिली है। आपको बताएं कि हिमाचल के किसानों ने सुनील कंडेला को सम्मानित भी किया और उन किसानों का कहना है कि हिमाचल में अमरूद के बाग लगाएंगे क्योंकि ऑर्गेनिक अमरूद के खाने से आदमी को स्वास्थ्य के लिए काफी लाभदायक है। किसानों का कहना था कि यहाँ का अमरूद हिमाचल के सेब से काफी स्वादिष्ट और खाने में काफी मीठा है। करनाल में कर झील के मौजूदा मास्टर प्लान को लेकर स्मार्ट सिटी की टीम ने लैंडस्केपर पूर्णिमा की ओर से प्रेजेंटेशन दी गई है, जिसे देखकर अधिकारियों के बीच काफी देर तक मंथन हुआ और साथ ही प्रेजेंटेशन में दिखाया गया कि कर्ण लेक की 1.26 किलोमीटर पेरिफेरी को डेवलप किया जाएगा। तो वहीं बल्लभगढ़ सेक्टर 3 स्थित शिवा मेडिकल स्टोर पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा। मेडिकल स्टोर मालिक को गर्भपात की दवाइयां देते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। सोहना में जमीन विवाद को लेकर गांव नुनेरा के पास झगड़े में पुलिस ने पूर्व सरपंच और 100 साथियों के खिलाफ लूटपाट और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है।
महिला ने सरपंच पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरपंच उनकी जमीन पर जबरन रजिस्ट्री करने का दबाव बना रहा था, जिसको लेकर उसने साथियों के साथ मिलकर हमला कर दिया। 7 गाड़ियों को तोड़फोड़ की और साथ ही सामान भी लूट लिया। कोरोना के कम होते हुए मामले के बीच अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा है कि अगले साल यानी जनवरी के किसी भी हफ्ते में भारत में कोरोना की पहली वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने रविवार को कहा कि सरकार वैक्सीन की गुणवत्ता, सुरक्षा और उसके सटीक होने की किसी तरीके का समझौता नहीं करना चाहती। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, वैक्सीन की क्वालिटी से हम किसी तरीके का समझौता नहीं चाहते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी कहा है कि देश में इस वक्त कोरोना के 6 वैक्सीन का क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है और ये वैक्सीन विकास के अलग अलग स्तर पर है। उन्होंने कहा कि जनवरी के किसी भी सप्ताह में हम भारत के लोगों को कोरोना का पहला वैक्सीन देने की स्थिति में होंगे। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि संभावना है कि कोरोना का खतरनाक दौर खत्म हो गया है, लेकिन अभी भी सावधानी की कड़ी जरूरत है। हमें कोविड व्यवहार का पालन अभी भी करने की जरूरत है और हम अभी ज्यादा रिलैक्स नहीं हो सकते। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने कहा कि जनवरी से कोरोना वैक्सीन संभव है, किसी भी हफ्ते में टीकाकरण हो सकता है। सरकार ने 5 कैटेगरी बनाई है। पहले नंबर पर स्वास्थ्यकर्मी, दूसरे नंबर पर बुजुर्ग। ब्रिटेन के बाद अब इटली में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन का पता चला है। इटली के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक ब्रिटेन से आए एक मरीज में कोरोना के नए स्ट्रेन मिले हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन सामने आया है, जो कि काफी खतरनाक है और उसके बाद यूरोप के कई देशों ने यूके जाने वाली फ्लाइट पर रोक लगा दी। ब्रिटेन से आने वाली उड़ानों पर 31 दिसंबर तक रोक है। आपको बताएं कि कोरोना के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। स्वास्थ्य मंत्री बोले, डरने की जरूरत नहीं, सरकार अलर्ट। देश में 24 घंटे में 19,141 नए केस दर्ज हुए हैं। 300 मरीजों की मौत हुई है। तो वहीं 1,75,000 से ज्यादा टोटल केस एक्टिव है। आपको बताएं कि 2,90,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। दिल्ली पर कोरोना का शिकंजा लगातार जारी है। 24 घंटे में सामने आए हैं 803 नए केसेस, 27 लोगों की मौत हो चुकी है। 9,000 से ज्यादा केसेस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के एक दिन में हुई है 55 मौतें। तो वहीं कुल मौतों का आंकड़ा फिलहाल 48,801 पर पहुंच गया और अब 59,469 केस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में नगर निगम ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है और बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह निर्णय ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन के मद्देनजर लिया है। उधर सरकार के नए आदेश के मुताबिक नाइट कर्फ्यू रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक रहेगा और यह 5 जनवरी 2021 तक जारी रहेगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान 5 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। सार्वजनिक परिवहन इस दौरान खुला रहेगा। रात में इससे आने जाने वालों को नहीं रोका जाएगा। उद्धव सरकार ने एक और अहम फैसला लिया है, जिसके मुताबिक यूरोपीय देशों और मिडिल ईस्ट में देशों से आने वाले यात्रियों को अनिवार्य इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन में गुजरना होगा। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार, एक दिन में सामने आए 1071 नए केसेस। तो वहीं 9,000 से ज्यादा एक्टिव केस और अब तक 11,995 से ज्यादा लोगों की मौतें हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना से बुरा हाल है। एक दिन में सामने आए हैं 990 नए केस। अब तक 5,50,587 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। 16,822 एक्टिव केस हैं। तो वहीं राजस्थान में कोरोना से 11,000 से ज्यादा एक्टिव केस मिले हैं। एक दिन में सामने आए हैं 913 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 2,99,000 के पार है। आंध्र प्रदेश में सामने आए हैं एक दिन में कोरोना से 214 नए केस। मरीजों का आंकड़ा 8,78,000 के पार, 3,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना का आंकड़ा 7,77,00,000 के पार। अब तक 17,08,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में आंकड़ा 2,14,00,000 के पार पहुंच चुका है। अमेरिका में बढ़ी है ठीक होने वालों की तादाद। कुल मरीजों की संख्या 1,84,00,000 के पार। अब तक 1,08,00,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर है ब्राजील। अब तक 1,87,000 से ज्यादा मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई है जान। कुल मरीजों की संख्या 72,64,000 के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही है संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 28,77,000 के पार और अब भी 5,31,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। 51,351 मरीजों की मौत हो चुकी है। पहाड़ों पर बड़ी बर्फबारी के कारण मैदानी इलाकों में भी अब ठंड देखने को मिल रही है। जम्मू कश्मीर और हिमाचल में अधिकतम स्थानों पर तापमान 0 से नीचे है। तो वहीं दिल्ली में मौसम का मिजाज अब लगातार बदलता जा रहा है। लाहौल स्पीति का प्रशासनिक केंद्र केलांग राज्य में सबसे ज्यादा ठंडा स्थान बना हुआ है, जहां तापमान 0 से 11 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। लाहौल स्पीति में सर्दी की वजह से घाटी के कई इलाकों में पानी की लाइनें, चंद्रभागा नदी और कई जलाशय भी जम गए हैं। रोहतांग में अटल टनल खुल जाने से लाहौल घाटी में विंटर टूरिज्म की संभावनाएं बढ़ गई हैं। घाटी में शीतकालीन साहसिक खेलों की संभावनाओं को तलाश करने के लिए पर्वतारोही विशेषज्ञ टीम आइस क्लाइंबिंग की संभावनाओं को तलाशने में लाहौल घाटी आए हैं।
घाटी में आइस क्लाइंबिंग की जगह जगह चिन्हित की गई हैं। इसके साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि आइस क्लाइंबिंग कर युवाओं को इस ओर प्रेरित किया जाएगा। विशेषज्ञ मानते हैं कि आइस क्लाइंबिंग के जरिए लाहौल के ग्रामीण पर्यटन को भी संजीवनी मिलेगी। घाटी में भौगोलिक पृष्ठभूमि आइस क्लाइंबिंग के साथ आइस हॉकी, स्कीइंग, सेलिंजिंग, इसके साथ साथ विंटर कैंपिंग भी माकूल है और इसलिए युवाओं को रोजगार के अवसर भी उपलब्ध कराए जाएंगे। पर्वतारोही भरत भूषण जो पिछले 10 सालों से क्षेत्र में काम कर रहे हैं।